गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक बेहतरीन सेट को लेकर के उपस्थित हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बोर्ड 2025 की बेहतरीन तैयारी कराने की प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक हमेशा समयानुसार पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पठारी नगर है। क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है। ऑप्शन में दिया गया है नागपुर, बी में दिया गया है आबू, सी में दिया गया है मास्को और डी में दिया गया है फिलाडेल्फिया। तो हमारा क्या पूछा है, पठारी नगर कौन सा है, तो नागपुर है हमारा पठारी नगर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। ए में कह रहा है हरियाणा, बी में कह रहा है गुजरात, सी में कह रहा है पंजाब, डी में कह रहा है हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात जो है निम्नतम है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है क्या है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। ए में कह रहा है 950, बी में कह रहा है 930, सी में कह रहा है 943 और डी में कह रहा है 960। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 943। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में कह रहा है राजस्थान और ऑप्शन डी में कह रहा है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा हुआ है, तो यहाँ पे राजस्थान जो है ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है। क्या कह रहा है कि किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है। ए में कह रहा है 1921 से 1951 ईस्वी तक, बी में कह रहा है 1901 से 1911 ईस्वी तक, सी में कह रहा है 1911 से 1921 ईस्वी तक और डी में कह रहा है 1981 से 2001 ईस्वी तक। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है 1911 से लेकर के 1921 ईस्वी तक सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन जो है नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। चलिए तो ऑप्शन ए में कहा गया है जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी में कहा गया है नगर पालिका निगम आदि का होना, ऑप्शन सी में कहा गया है जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक, ऑप्शन डी में कहा गया है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वह सही जवाब हो जाएगा कि नगरपालिका निगम का होना। चलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं हम आगे के क्वेश्चनों की तरफ। ठीक, तो 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। ए में कह रहा है रहन सहन की निम्न दशाएं, बी में कह रहा है रहन सहन की अच्छी दशाएं, ऑप्शन सी में कह रहा है कि शांति एवं स्थायित्व और ऑप्शन डी में कह रहा है कि अनुकूल जलवायु। क्या पूछा गया है कि जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन ए रहन सहन की निम्न दशाएं। क्या हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दशाएं। चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। यानी भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन प्रदेशों में से सबसे ज़्यादा बेहतर उच्च साक्षरता दर जो है किस केंद्र शासित प्रदेश की है। ए में कह रहा है लक्षद्वीप, बी में कह रहा है चंडीगढ़, सी में कह रहा है दमन एवं दीव और डी में कह रहा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी घाटी तट पर अवस्थित नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है।
ए में कह रहा है पटना, बी में कह रहा है आगरा, सी में कह रहा है भोपाल और डी में कह रहा है कोलकाता। तो भोपाल जो है वह नदी तट पर स्थित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। क्या कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ए में कह रहा है 8, बी में कह रहा है 9, सी में कह रहा है 28 और डी में कह रहा है 10। तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह 8 है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये 11 नंबर जो प्रश्न है वह क्या है। 11 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि भिलाई किस वर्ग का नगर है। क्या कह रहा है कि भिलाई किस वर्ग का नगर है। ए में कह रहा है औद्योगिक नगर, बी में कह रहा है व्यापारिक नगर, सी में कह रहा है खनन नगर और डी में कह रहा है परिवहन नगर। तो भिलाई जो है वह एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का ए सही हो जाएगा, औद्योगिक नगर। 12 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ए में कह रहा है कृष्णा डेल्टा, बी में कह रहा है गंगा डेल्टा, सी में कह रहा है नर्मदा डेल्टा और डी में कह रहा है कावेरी डेल्टा। तो गंगा डेल्टा जो है वह जूट उत्पादक क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है निम्न उत्पादकता, बी में कह रहा है विखंडित जोत, सी में कह रहा है अनियमित मानसून और डी में कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सही। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। क्या कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। ए में कह रहा है कर्नाटक, बी में कह रहा है केरल, सी में कह रहा है आंध्र प्रदेश और डी में कह रहा है तमिलनाडु। तो नीलगिरी जो पहाड़ी है वह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कपास उत्पादक नहीं है। ए में आंध्र प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में हरियाणा और डी में छत्तीसगढ़। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा और डी छत्तीसगढ़। तो कपास उत्पादक जो राज्य नहीं है वह है छत्तीसगढ़। यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। क्या कह रहा है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ए में कह रहा है लोहा इस्पात, बी में कह रहा है एल्यूमिनियम, सी में कह रहा है सीमेंट और डी में कह रहा है सूती वस्त्र। तो सोलापुर जो है वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोकारो इस्पात केंद्र है कहाँ है। क्या किस क्षेत्र में है। कह रहा है कि बोकारो इस्पात क्षेत्र किस क्षेत्र में अवस्थित है। ए में मिश्रित क्षेत्र में, बी में निजी क्षेत्र में, सी में सार्वजनिक क्षेत्र में या डी इनमें से कोई नहीं। बोकारो जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित है। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है प्रदेशीय नियोजन का संबंध है किससे। ए में आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास के साथ, बी में क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, सी में परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर। तो यहाँ पे बी नंबर जो ऑप्शन है वह सही जवाब हो जाएगा, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। तो 18 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। आशा करते हैं कि ये 18 प्रश्न आपको बेहद ही अच्छे और बेहतर लगे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी कब। ए में 1853 में, बी में 1753 में, सी में 1863 ईस्वी में और डी में 1760 ईस्वी में। भारतीय रेल की शुरुआत जो थी वह 1853 ईस्वी में हुई थी। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। क्या कह रहा है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए में कह रहा है सन 2000 ईस्वी, बी में कह रहा है 1998 ईस्वी,
सी में कह रहा है 1988 ईस्वी और डी में कह रहा है 1978 ईस्वी। तो 15 अगस्त 1995 को इसको जो है वह इंटरनेट के लिए जो सुचारू रूप था वह प्राप्त हो गया था, लेकिन इसको अगर कहें तो सुविधा जो प्राप्त हुआ एकदम चलाने का जो प्रक्रिया शुरू हुआ वह 1998 में शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पे 1998 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है क्या। क्या कह रहा है कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क क्या है। पहला सीमांत मार्ग, दूसरा ट्रांस मेट्रो सड़क, तीसरा एक्सप्रेस वे और चौथा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। क्या कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। चलिए, तो जो भारत में 21 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क जो है क्या है। पहला सीमांत मार्ग, दूसरा ट्रांस मेट्रो सड़क, तीसरा एक्सप्रेसवे, चौथा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो यहाँ पे 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है वह है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। क्या कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। ए में लेह से कन्याकुमारी, बी में पठानकोट से त्रिवेंद्रम, सी में श्रीनगर से कन्याकुमारी और डी में श्रीनगर से त्रिवेंद्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वह सही जवाब हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23 से लेके आगे के तमाम प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। क्या कह रहा है कि वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। ए में यूनाइटेड अरब अमीरात, बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में चीन और डी में जर्मनी। तो यहाँ पे चीन ऑप्शन सी जो है वह सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 24 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है किससे। क्या कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, यानी ध्वनि प्रदूषण को किस यंत्र से मापा जाता है। ए में ओम मीटर, बी में एम्पियर, सी में बैकरल और डी में डेसिबल। तो ध्वनि प्रदूषण का जो मापन जिस यंत्र के से किया जाता है वह है डेसिबल। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी डेसिबल। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। क्या कह रहा है कि औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। ए में जल प्रदूषण, बी में वायु प्रदूषण, सी में ध्वनि प्रदूषण और डी में इनमें से सभी। तो औद्योगिकरण से सभी प्रकार के प्रदूषण होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है किससे। क्या कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है किससे। ए में खाद्यान्न उत्पादन से, बी में चाय उत्पादन से, सी में दूध उत्पादन से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति जो है वह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। क्या कह रहा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। ए में नर्मदा नदी पर, बी में गंगा नदी पर, सी में कोसी नदी पर और डी में दामोदर नदी पर। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। क्या कह रहा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। ए में सिंधु नदी पर, बी में महानदी पर, सी में सुवर्ण रेखा पर और डी में कोसी नदी पर। तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर बना हुआ है। चलिए 28 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया, आगे के तमाम ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। 29 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है। क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है। ए में नर्मदा बेसिन, बी में गोदावरी बेसिन, सी में माही बेसिन और डी में तापी बेसिन। तो यहाँ ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, माही बेसिन जो है सबसे छोटी है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न करा है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। क्या करा है कि सबसे महत्वपूर्ण
जूट उत्पादक क्षेत्र है? ए में गंगा डेल्टा, बी में कृष्णा डेल्टा, सी में गोदावरी डेल्टा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो गंगा डेल्टा जो है वह महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? क्या कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ए में राजस्थान, बी में कर्नाटक, सी में उत्तर प्रदेश और डी में आंध्र प्रदेश। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ए में कोयला, बी में खनिज तेल, सी में जल विद्युत और डी में सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है वह सौर ऊर्जा है। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। मौशाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? क्या कह रहा है मौशाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? ए में लौह अयस्क, बी में कोयला, सी में तांबा और डी में सोना। मौशाबी जो है वह लौह अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए और 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया है सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? क्या कह रहा है कि सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ए में कोयला, बी में लोहा, सी में तांबा और डी में हीरा। सिंगरौली जो है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है कहाँ? क्या कह रहा है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है कहाँ? ए में उत्तर प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में कर्नाटक और डी में गुजरात। तो तारापुर जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ए में कोयला, बी में पेट्रोलियम, सी में प्राकृतिक गैस और डी में सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। चलिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है बैलाडीला प्रसिद्ध है किसके लिए? क्या कह रहा है कि बैलाडीला जो है वह प्रसिद्ध है किसके लिए? ए में लौह अयस्क के लिए, बी में कोयला के लिए, सी में तांबा के लिए और डी में अभ्रक के लिए। तो बैलाडीला जो है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? ए में गंगा, बी में हुगली, सी में दामोदर और डी में कृष्णा। तो यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 39 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का मैनचेस्टर है। ए में कानपुर, बी में लखनऊ, सी में अहमदाबाद और डी में इंदौर। तो भारत का जो मैनचेस्टर है उसको अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। चलिए 40 नंबर जो प्रश्न है वह कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा पतन है। भारत का सबसे बड़ा पतन जो है वह कौन है? ए में मुंबई, सी में पारदीप, बी में पारदीप और सी में हल्दिया और डी में चेन्नई। तो मुंबई में जो है वह सबसे बड़ा पतन है जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक है? क्या कह रहा है कि हम्बोल्ट जो है वह किस पुस्तक को लिखे हुए हैं? ए में ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, बी में कॉसमॉस, सी में जनसंख्या भूगोल और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ पे कॉसमॉस जो है वह हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे का जो प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न कि मसाई जनजाति संबंधित है किससे? क्या कह रहा है मसाई जनजाति जो है संबंधित है किससे? ए में ऑस्ट्रेलिया से, बी में यूरोप से, सी में अंटार्कटिका से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह अफ्रीका से संबंधित है। किससे संबंधित है? अफ्रीका से संबंधित है।
चलिए आगे हम 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 43 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का क्या है उसको 43 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कह रहा है कि भूगोल का जनक माना जाता है किसे, यानी किस देश को भूगोल का जनक माना जाता है। ए में यूनान को, बी में एशिया को, सी में अफ्रीका को और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यूनान को भूगोल का जनक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ए में एशिया, बी में अफ्रीका, सी में दक्षिण अमेरिका और डी में उत्तरी अमेरिका। तो अब एशिया में जनसंख्या वृद्धि जो है वह सर्वाधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ए में संयुक्त राज्य अमीरात का, बी में फ्रांस का, सी में जापान का और डी में लैटविया का। तो यहाँ पे जवाब जो है वह डी हो जाएगा। लैटविया का अनुपात जो है विश्व में सर्वाधिक है। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं। क्या कह रहा है कि भारत में 1 हेक्टेयर भूमि पर कितने व्यक्ति जो हैं आश्रित हैं। ए में 5, बी में 15, सी में 12 और डी में 0.4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 5 व्यक्ति आश्रित हैं। अगला प्रश्न 47 नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। क्या कह रहा है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। ए में दक्षिण अमेरिका, बी में ओशेनिया, सी में अफ्रीका और डी में एशिया। तो यहाँ पे निम्न जनसंख्या वाला जो महादेश है वह ओशेनिया है। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है कितने वर्ष के कब से और कितने वर्ष तक प्रौढ़ आयु वर्ग में काउंट किया जा सकता है। ए में 15 से 59 वर्ष, बी में 10 से 40 वर्ष, सी में 20 से 60 वर्ष और डी में 5 से 35 वर्ष। तो प्रौढ़ आयु वर्ग जो है वह 15 से 59 वर्ष तक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग जो है वह नहीं है। ए में 0 से 14 वर्ष, बी में 15 से 59 वर्ष, सी में 60 वर्ष से अधिक और डी में 90 वर्ष से अधिक। तो यहाँ ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 60 वर्ष से अधिक की जो आयु वर्ग है वह नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। ए में दक्षिण अफ्रीका, बी में भारत, सी में नॉर्वे और डी में चीन। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है नॉर्वे वह सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 51 नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं कि 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए 51 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि हार्टिकल्चर संबंधित है किससे। ए में फूल से, बी में अन्न से, सी में दाल से और डी में फल एवं सब्जी से। हार्टिकल्चर जो है वह फल एवं सब्जी से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल जो है नहीं बोई जाती है। क्या कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। ए में रागी, बी में ज्वार, सी में मूंगफली और डी में गन्ना। तो गन्ना जो है वह शुष्क कृषि की फसल में नहीं बोई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर जो प्रश्न है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान का कितना होना चाहिए। क्या कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। ए में 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड और डी में 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक। तो यहाँ सही जवाब जो है वह 10 से खेती के लिए आदर्श तापमान जो है 10 से 20 माना जाता है। चलिए 54 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। ए में फेजेंडा, बी में एजेंडा, सी में मिल्पा और डी में लदांग।
तो ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि निम्न में कौन खाद्य फसल है? गेहूँ, गन्ना, कॉफ़ी और चुकंदर। तो गेहूँ जो है वह एक खाद्य फसल है। चलिए 55 का ए जो है वह सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। चलिए 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? ए में अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, बी में अमेरिका एवं कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र में, सी में यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र में, या डी में अमेजन बेसिन में। तो यहाँ सही जवाब जो है अमेजन बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? ए में कोल खोज, बी में अंगुत्तर उत्पादन यानी अंगूर उत्पादन, सी में मिश्रित कृषि और डी में रोपण कृषि। तो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा जो है वह रोपण कृषि का विकास किया गया। चलिए 58 नंबर जो प्रश्न है, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? ए में दक्षिण पूर्वी एशिया, बी में अमेजन बेसिन, सी में मध्य अमेरिका और डी में कांगो बेसिन। तो यहाँ पे हो जाएगा अमेजन बेसिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 59 नंबर जो प्रश्न है वह क्या है? 59 नंबर प्रश्न को यहाँ पे जो था हम लोग का बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है, तो हमने आपको बता दिया अमेजन बेसिन, जबकि यह गलत है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। अमेजन बेसिन में तो किसी भी प्रकार का फसल जो है वह नहीं बोया जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और आगे के तमाम प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। 59 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन है? ए में एंथ्रासाइट, बी में बिटुमिनस, सी में लिंगनाइट और डी में पीट। तो सबसे सर्वोत्तम प्रकार का जो कोयला है वह एंथ्रासाइट को माना गया है। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 59 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आगे की तरफ हम तमाम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 60 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? ए में कॉफ़ी, बी में चाय, सी में गेहूँ और डी में कपास। कपास जो है वह रेशेदार फसल के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? ए में कुटीर उद्योग, बी में छोटे पैमाने के उद्योग, सी में आधारभूत उद्योग और डी में स्वच्छंद उद्योग। तो जो अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है वह है आधारभूत उद्योग। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? ए में बाजार, बी में पूंजी, सी में जनसंख्या घनत्व और डी में ऊर्जा। यहाँ पे सी नंबर जो ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व वह औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक जो है वह नहीं है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? ए में आखेट, बी में मछली पकड़ना, सी में कृषि और डी में व्यापार। तो क्या कह रहा है कि तृतीयक क्रियाकलाप कौन है? आखेट है, मछली पकड़ना है, या फिर कृषि है, या फिर व्यापार है। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यापार जो है वह तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 65 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 65 नंबर प्रश्न क्या है। 64 से ही हम लोग का शुरू हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। ए में प्राथमिक, बी में द्वितीयक, सी में तृतीयक और डी में चतुर्थ। तो शिक्षा एवं कानून जो है वह चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। 65 नंबर प्रश्न करा कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है क्या? व्यापार है, परिवहन है, संचार और सेवाएं हैं, इनमें से सभी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जैसे तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पूछा गया है कि क्या है, तो यहाँ पे सभी हैं। चलिए 66 नंबर प्रश्न जो है करे ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ए में वियना, बी में जकार्ता, सी में हनोई और डी में जेनेवा। तो
तो वियना जो है वह ओपेक का मुख्यालय है। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं। क्या कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं। ए में रे टोमीलिसन, बी में जॉन बार्जर और सी में टिम बर्नर्स-ली और डी में विंट सर्फ। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन टिम बर्नर्स-ली जो हैं वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है। 68, 69 और 70 तीन ऐसे प्रश्न बचे हुए हैं इस सेट के। तो हम 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है किसको। ए में दूध को, बी में तरल पेट्रोलियम गैस को, सी में पेट्रोलियम को और डी में जल को। यहाँ पे सही जवाब जो है वह हो जाएगा पेट्रोलियम को। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है। क्या कह रहा है कि विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है। ए में कैप मार्ग, बी में उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, सी में उत्तरी अटलांटिक मार्ग या डी में दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है उत्तरी अटलांटिक मार्ग सही हो जाएगा। 70 नंबर और यह हमारे सेट का लास्ट अंतिम नंबर है, अंतिम क्वेश्चन है। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। ए में नौसेना पतन, बी में विस्तृत पतन, सी में तेल पतन और डी में औद्योगिक पतन। तो संसार के अधिकांश महान पतन जो है वह विस्तृत पतन के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 70 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।